हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टेंस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेशन को करने से पहले आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको टेंस से रिलेटेड पढ़ाए हैं वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। उनको रिवाइज करने के बाद ही इस प्रैक्टिस सेशन को आप ज्वाइन करना। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरा नाम हरीश नागर है और मैं एमए इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसी के साथ मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने काफ़ी क्वालिफाई किए हुए हैं, इनकी लिस्ट यहाँ पे है। कुछ और एक्स्ट्रा भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, लेकिन उनका जिक्र मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट हूँ। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस के रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से टैकल करना होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, I have not seen him since 20 years. मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा है। And so I cannot say. तो मैं कह नहीं सकता with certainty, मैं निश्चित पूर्वक ये बात नहीं कह सकता whether he is alive or dead, कि वो अभी तक जिंदा है या मर गया है। अब देखो, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्या था स्टूडेंट्स? सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। सिंस और फॉर का क्या कॉन्सेप्ट था? मैंने आपको बताया था कि जो सिंस होता है ये हमारा सिंगुलर आता है और जो फॉर होता है ये हमारा प्लूरल होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में समझाया था कि किस प्रकार हम इसको सिंगुलर मानते हैं और किस प्रकार हम इसको प्लूरल मानते हैं। ये पॉइंट इन टाइम होता है और ये ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ईयर्स और हमें पता है 20 ईयर्स क्या है, ये तो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ क्या आएगा? प्लूरल यानी फोर। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? सिंस। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे सिंस की जगह क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? फोर आना चाहिए। तो सही आंसर होगा आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा। अब देखो डायग्राम कौन सा बनेगा? ये वाला डायग्राम, परफेक्ट वाला डायग्राम, और इसी के साथ ही आगे भी नहीं मिल रहा है वो मेरे से, ठीक है। तो अभी मैंने जो ये बताया है परफेक्ट, यानी ये किसी क्वेश्चन का क्या बताया है? मैंने रिजल्ट बताया है, किसी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर दिया है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर होगी कि जब कभी भी किसी क्वेश्चन को, ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो जब कभी भी आपको लगे कि काम कंप्लीट हो चुका है, किसी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, कोई रिजल्ट आ चुका है, कोई काम 100% डन हो चुका है, तो उस सिचुएशन में हम परफेक्ट टेंस लिखते हैं। और परफेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है? हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। दिक्कत कहाँ पे थी? यहाँ पे थी सिंस और फॉर के एरर में, ठीक है। दूसरा एक और यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है वेदर और एक होता है इफ। देखो यहाँ पे आया हुआ है वेदर ही इज अलाइव और डेड। बच्चे, जब हम नरेशन की बात करते हैं तो उसमें एक कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाते हैं ना, तो उसमें बीच में जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, या तो वेदर का इस्तेमाल कर लो या इफ का इस्तेमाल कर लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझना स्टूडेंट्स कि वेदर और इफ में फ़र्क होता है। अगर हम बात करें कि हम सर्टेन ना हो, जब डाउटफुल हो, अगर हम किसी बात पे डाउटफुल हैं, हम निश्चित नहीं है, तो हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी कंडीशन को बताना हो, ध्यान से समझना, अगर हमें किसी कंडीशन को बताना हो तो उस सिचुएशन में कंडीशन को बताने के लिए हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। और ध्यान रखना, जब हम किन्हीं दो सिचुएशन में होते हैं कि भाई या तो ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, तो उस सिचुएशन में हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के जैसा ही
जैसे हम बोलते हैं ना, कंजंक्शन का क्या काम होता है, जोड़ना। कंजंक्शन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो जैसा कंजंक्शन होता है वो अपने साथ वैसा ही उसी टाइप का कंजंक्शन लेता है। वेदर क्या काम करता है, ये डाउटफुल बताता है कि या तो ए या बी, तो इसका जो बाई बनेगा, इसका जो जोड़ा बनेगा वो भी इसी के जैसा बनेगा, यानी कि कौन सा बनेगा, और। ये भी ध्यान रखना कि वेदर के साथ क्या चलता है, और चलता है। क्या यहाँ पे वेदर के साथ और दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में जो गलती थी वो क्या थी, यहाँ पे 20 ईयर्स के साथ सिंस नहीं फॉर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्यूरेशन चाहिए, पॉइंट इन टाइम नहीं चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। इसको एक बार ध्यान से समझना, उसके बाद ही आपको इस सेंटेंस का आंसर देना है, और कॉन्सेप्ट को मैं एकदम डीप लेवल तक समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। देखो समझना, when he did not find his cook, when he did not find his cook in the kitchen, जब उसे किचन में यानी रसोई में खाना बनाने वाला नहीं मिला, ही आस्क हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से पूछा, वेयर हैड ही गॉन, वो कहाँ पे गया है, कौन, वो कुक। अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो when he did not find his cook in the kitchen, एक तो बच्चे ये क्लोज है, ठीक है। दूसरा है he asked his wife, एक ये क्लोज है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जी, क्लोज क्या होती है, तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्लोज क्या होती है। स्टूडेंट्स, क्लोज होता है जिसके अंदर आपको एक तो मिलता है सब्जेक्ट, एक मिलता है प्रेडिकेट, लेकिन ये सेंटेंस का अधूरा हिस्सा होता है, यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, तो उसे हम बोल देते हैं क्लोज। जैसे when he did not find his cook in the kitchen, ये एक अधूरा हिस्सा है जिसके अंदर आपको एक ही सब्जेक्ट भी मिल गया और साथ के साथ did not find his cook in the kitchen, ये प्रेडिकेट भी मिल गया। सब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है what we talk about, what we talk about, जिसके बारे में हम बात करते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, what is told about the subject, what is told about the subject, ठीक है। प्रेडिकेट वो होता है जो भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ही सब्जेक्ट है और डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन प्रेडिकेट है, और व्हेन जो है यहाँ पे कंजंक्शन है। तो इसी प्रकार एक तो क्लोज नंबर एक ये हो गई, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन। क्लोज नंबर 2 हो गई, ही आस्क्ड हिज वाइफ। अच्छा, थर्ड क्लोज क्या हो गई, वेयर हैड ही गॉन। तो 3 क्लोज है, ठीक है। अच्छा, 3 क्लोज अगर हम देखें, 1, 2 और 3 क्लोज को जोड़ने के लिए कितनी कंजंक्शन चाहिए, 2 कंजंक्शन चाहिए। क्या इसके अंदर 2 कंजंक्शन है, बिल्कुल है जी। कहाँ कहाँ पे है कंजंक्शन, एक तो ये रही वेयर कंजंक्शन, दूसरी क्या है यहाँ पे व्हेन कंजंक्शन। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम क्लोज की बात कर रहे हैं तो यहीं से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। हम बात कर रहे थे क्लोज की, तो समझना स्टूडेंट्स, क्लोज हमारी 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली जो होती है क्लोज, वो होती है हमारी मेन क्लोज। उसके बाद आती है हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज। उसके बाद आती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज वो क्लोज होती है जिसके साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता, ये चीज ध्यान रखना। मेन क्लोज वो क्लोज होती है जिसके साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं लगता। और ये जो क्लोज होती है मेन क्लोज, ये क्लोज क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। ठीक है,
इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी इसका एक खुद का एक मीनिंग होता है। दूसरा होती है कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज स्टूडेंट वो क्लोज होती है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर बनती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है फैन बॉयज, FANBOYS। इनको याद करने की ट्रिक है, कौन सी कंजंक्शन कौन सी कोऑर्डिनेट होती है। फैन मीन्स पंखा, बॉयज मीन्स लड़के। F से बनेगा फॉर, A से बनेगा एंड, N से बनेगा नोर, B से बनेगा बट, O से बनेगा और, Y से बनेगा येट और S से बनेगा सो। ये जो कंजंक्शन होती है जिस भी क्लोज के साथ लगेंगी उसे क्या बना देंगी, कोऑर्डिनेट क्लोज बना देंगी। और अगर आपको ये कंजंक्शन मिल जाए तो ध्यान रखना ये सेम चीज़ों को जोड़ने का काम करती हैं, यानी सेम रैंक वाले स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करती हैं। यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, फ्रेज को फ्रेज से, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट से। ठीक है, इसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है ये भी क्या होती है, हमारी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये भी क्या होती है, हमारी इंडिपेंडेंट, इसका भी अस्तित्व होता है। अब आ जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होती है जो फैन बॉयज को छोड़कर बाकी सारी होती हैं। जैसे कि हो गया बाकी सारी कंजंक्शन, अनटिल, अनलेस, व्हेन, WH फैमिली वाले सारे चीज़ें ये कंजंक्शन का भी काम करती हैं। ठीक है, ETC, ये सभी हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं और निर्माण करती हैं सबऑर्डिनेट क्लोज का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझना, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है यहाँ से आपके एग्जाम में एरर आता है, तो एक बार आप समझना ये सबऑर्डिनेट क्लोज होती क्या है, उसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। समझना एक बार, देखो अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट क्लोज की तो फैन बॉयज को छोड़कर बाकी सारी कहलाती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इनके बारे में ध्यान रखना, ये डिपेंडेंट होती हैं। डिपेंडेंट किस पे होती हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं मेन क्लोज के ऊपर। इनका खुद का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जैसे समझना, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, दे will help the man, they will help the man whom you want, whom you want। वो उस आदमी की मदद करेंगे जिस आदमी को तुम कहोगे। they will help the man whom you want, ये एक सेंटेंस है, इसमें दे हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ तक लेकर यहाँ पे प्रेडिकेट है। उसके बाद आ गया whom, यहाँ पे whom क्या काम कर रहा है, एज ए कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद you सब्जेक्ट है और want क्या होगी, हमारी वर्ब या प्रेडिकेट। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बेसिक है ना, इसके लिए आप बेसिक वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारी देख लेना एक बार। अब देखो समझना है यहाँ पे क्या है, हमने एक चीज़ और समझनी है जो हम हर बार करते हैं, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जब भी आप हु से क्वेश्चन करोगे उसका आंसर मिलेगा तो वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। जब कभी भी आप हुम से क्वेश्चन करोगे तो जो उसका आंसर मिलता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जब कभी भी आप व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करोगे और अगर आपको उसका आंसर मिलेगा तो वो कहलाता है हमारा एडजेक्टिव। जब कभी भी आप व्हेन, वेयर और हाउ से क्वेश्चन करोगे तो वो कहलाता हमारा एडवर्ब। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे समझते हैं, दे विल हेल्प द मैन, ये जो इतनी क्लोज है ये तो हो गई मेन क्लोज। मेन क्लोज क्यों हो गई, क्योंकि इससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है। उसके बाद हुम कंजंक्शन है। हुम कंजंक्शन क्या फैन बॉयज में आता है, नहीं आता। अगर ये फैन बॉयज में नहीं आता तो ये जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमारी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये डिपेंडेंट कैसे होती है समझना। हमने क्वेश्चन किया दे विल हेल्प द मैन और क्वेश्चन बना वो मदद करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस प्रकार के आदमी की मदद करेंगे, जिसे भी तुम चाहते हो, whom you want। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आ रहा है whom you want। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो ये क्या बना आपका, एडजेक्टिवल क्लोज बन गई। ठीक है, एडजेक्टिवल
क्लोज बन गई, यानी ये काम क्या कर रही है, क्लोज तो है लेकिन काम कर रही है सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव का। अब यहाँ पे एक चीज और समझना कि अगर हम एडजेक्टिवल क्लोज लिखें, एडजेक्टिवल क्लोज इसको बराबर मान सकते हैं किसके, एडजेक्टिव के। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे लिखें, हमने कहा डायरेक्ट लिख दें 1947, अगर हम ऐसे लिख दें 1947, समझना, अगर हम ऐसे लिख दें 1947, ठीक है, ये सन हो गया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं व्हेन वी गॉट फ्रीडम, जब हम आज़ाद हुए। इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात तो बराबर ही है। इसको ऐसे नंबर में लिख दिया, इसको हमने ऐसे एक क्या बना के लिख दिया, क्लोज बना के लिख दिया। यही काम यहाँ पे था। ठीक है, कि अगर हमने एडजेक्टिवल क्लोज लिखी, जैसे ये बराबर है इसके, वैसे ही एडजेक्टिवल क्लोज बराबर किसके है, एडजेक्टिव के। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एडजेक्टिवल क्लोज है या एडजेक्टिव है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिच, मैंने यहाँ पे लिखा पुअर। अगर आपसे कोई पूछे कि रिच एंड पुअर का कोई टेंस है, तो आप कहोगे ना जी ना, कोई टेंस नहीं है। इससे टेंस की पहचान हो जाएगी, नहीं। अगर इससे टेंस की पहचान नहीं होगी तो क्या एडजेक्टिवल क्लोज के टेंस की पहचान होगी, नहीं होगी। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई, वो क्या, कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, अब आ गया हमारी पॉइंट की बात, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसका कोई भी टेंस नहीं होता, सब कुछ डिसाइड कौन करता है, उसकी मेन क्लोज। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट लिखना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसका ना तो कोई टेंस होता, ठीक है, उसे सिंपल लिखना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, या फिर वो डिसाइड करेगा मेन क्लोज के अकॉर्डिंग, ये डिपेंडेंट होती है। अच्छा, रिच पुअर एडजेक्टिव है, क्या इसके थ्रू आप इंटेरोगेटिव बता सकते हो, इंटेरोगेटिव बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो दूसरा यहाँ से हमने एक और कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है इसका इंटेरोगेटिव भी तुम नहीं कर सकते, नो इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है, ये डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट किस पे होगी, मेन क्लोज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। When he did not find his cook in the kitchen, ये हमारी कैसी क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, he asked his wife, ये क्या है, हमारी मेन क्लोज है। अब मेन क्लोज तो ठीक है, इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। इसके बाद है यहाँ पे वेयर, ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी हमारी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी होगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। अभी हमने डिस्कस किया दोनों सबऑर्डिनेट क्लोज हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज को इंटेरोगेटिव नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर रखा है। अब चलते हैं यहाँ पे, वेयर हैड ही गॉन, क्या हमने इसको इंटेरोगेटिव नहीं लिख रखा। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाते हैं। क्या हमने यहाँ पे गॉन जो है ये क्या है, ये तो हमारी मेन वर्ब होगी ना। गॉन क्या है, हमारी मेन वर्ब, और ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट से पहले हमने लेके आ गए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले करके आ करके हम क्या करते हैं, इंटेरोगेशन बनाते हैं। लेकिन हमें पता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज का इंटेरोगेटिव होता ही नहीं। अगर इंटेरोगेटिव नहीं होता तो ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, गलती है, कि कौन से ऑप्शन में गलती है, सी ऑप्शन में गलती है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ गलती है। सारी चीज़ें हमने क्लियर हो चुकी हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, सबऑर्डिनेट क्लोज एकदम ठीक है। ही आस्क हिज वाइफ, मेन क्लोज एकदम सही है। वेयर हैड ही गॉन, ये यहाँ पे हैड ही गॉन गलत है, आपको लिखना होगा वेयर ही हैड गॉन, ये हो गया सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वेयर ही हैड गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये रहा, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. Although means यद्यपि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कितने सालों से, 3 सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। I have not been able to score a century, लेकिन फिर भी मैंने एक भी बार सेंचुरी नहीं बनाई है।
ठीक है, यानी शतक नहीं बनाया है। अब देखो यहाँ पे अगर ये इतना होता ना, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इतना होता तो ये एकदम सही था, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में चला जाता आई एम प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन आगे इसने एक बात लिख दी, फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, यानी 3 सालों से वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलने लग रहा है, लेकिन अभी तक उसने सेंचुरी नहीं बनाई। अब यहाँ पे जो तुम्हारे माइंड में क्या डायग्राम बना, मैंने आपको डायग्राम सारे बता रखे हैं। ये इंडेफिनिट का डायग्राम है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस का डायग्राम है, ये आपका परफेक्ट का डायग्राम है, और ये कौन सा डायग्राम हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डायग्राम। अब मुझे ये बताओ, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ कितने साल से, 3 साल से, यानी अभी भी खेल रहा हूँ। इसने क्या बताया यहाँ पे, रिजल्ट दिया है ना, आंसर दिया है, आंसर दिया है, यानी ये क्या हो गया, ये तो परफेक्ट में जाएगा। और परफेक्ट के लिए क्या, कौन सी है, वर्ब, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। खेल वो अभी भी रहा है, यानी कॉन्टिन्यूटी में भी चल रहा है, सेंचुरी नहीं बनाई है, लेकिन आगे चल के वो बना सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, यहाँ पे आएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन सा है, आई के अकॉर्डिंग आई के साथ हैव चलेगा। और आई के साथ हैव क्यों चलता है, इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, आप वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। देखो, ऑल्दो अगर यहाँ पे परफेक्ट आएगा तो यहाँ पे गलती है, सही आंसर क्या होगा, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट कहाँ आ गया, 3 ईयर्स के साथ क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे गया है इतनी जल्दी सुबह सुबह। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसमें भी ध्यान से देखें, आई डोंट नो, ये यहाँ तक इतना, ये हमारी क्या हो गई, आपकी मेन क्लोज हो गई, ठीक है। मेन क्लोज के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन सी क्लोज होती है मेन क्लोज। मेन क्लोज वो क्लोज होती है जिससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं होता, नो कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है वेयर, ये एक कंजंक्शन है, ये कौन सी कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये जो आगे आने वाली क्लोज होगी ये क्या कहलाएगी, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगी, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है तो हमें पता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज का अभी हमने डिस्कस किया, प्रूफ किया कि ना तो कोई टेंस नहीं होता, ना ही कोई इसका इंटेरोगेटिव होता, ठीक है। इसके अलावा ये डिपेंडेंट क्लोज होती है। डिपेंडेंट किस पे होती है, मेन क्लोज के ऊपर। अगर ये मेन क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो अब चलते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसमें सेंटेंस में क्या गलती आ रही है, वेयर कुड ही हैव गॉन, यहाँ पे ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव हो गया हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, गॉन हो गई मेन वर्ब, और इससे पहले हमने मोडाल से हेल्पिंग वर्ब को लिख रखा है सब्जेक्ट से पहले, हमने क्या बना दिया इसको, इंटेरोगेटिव बना दिया। तो इंटेरोगेटिव तो बना नहीं सकती, तो गलत हो गया, हमें क्या लिखना होगा, वेयर ही कुड हैव, वेयर ही कुड हैव गॉन, ठीक है। हम इसको इंटेरोगेटिव में नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगिन, ठीक है। एक बार आंसर को करने की कोशिश करो, क्लू यहाँ पे ये रहा ऑलरेडी। ऑलरेडी आपका क्या क्लू बता रहा है, ऑलरेडी आपके माइंड में कौन सा डायग्राम बना रहा है, ऑलरेडी बता रहा है कि काम हो चुका है, ठीक है। ये बता रहा है परफेक्ट का डायग्राम। परफेक्ट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, बाय द टाइम, जब तक वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, जब तक हमें टिकट मिलेंगी, जब तक हमें टिकट मिलती, पास चला हुआ है, गोट है तो, जब तक हमें टिकट मिलती और हम सिनेमा में एंटर करते, उससे पहले क्या हो चुका था, जो
शो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। अब क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ पे परफेक्ट कौन सा चलेगा, पास्ट परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट, इसके पास्ट में गए, यहाँ पे पास्ट। मान लो यहाँ पे दो इंसान जो दो दोस्त हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत करने लग रहे हैं और ये कहने लग रहे हैं भाई कि पहले क्या हुआ, जब तक हम सिनेमा थिएटर में पहुँचे उससे भी पहले यानी यहाँ पे आ गए पास्ट ऑफ पास्ट में, पास्ट ऑफ पास्ट जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या हो चुका था, शो शुरू हो चुका था। अब यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट में जब शो शुरू हो चुका है तो यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट में क्या चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे ऐसा है तो मुझे ये बताओ वाज के साथ, वाज कौन सी फॉर्म है, वाज है हमारी बी की फॉर्म, वाज कौन सी हमारी, वाज है हमारी बी की फॉर्म। अच्छा बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं ये भी समझ लेते हैं एक बार, ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है। देखो जो बी होता है इसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन, ठीक है, ये सभी होती हैं। अब यहाँ पे परफेक्ट आना है, परफेक्ट मीन्स हैड आना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज की थर्ड फॉर्म यानी बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी बीन, कंटिन्यूस फॉर्म क्या होगी बीइंग, तो यहाँ पे क्या आएगा हैड बीन, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे गलती है, वाज ऑलरेडी बिगिन नहीं आएगा, इसको एक बार साइड में कर देते हैं, यहाँ पे आएगा आपका आंसर, सही आंसर होगा, इसको काट दो, शो हैड ऑलरेडी, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एरर था, सी में एरर था। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार तुम ध्यान से देखो उसके बाद आंसर करना। By the time we will get our tickets and enter the cinema theater, the show will have already begun. देखो ध्यान से समझना, जब तक हम, अब देखो फ्यूचर की बात कर रहा है, जब तक हम सिनेमा थिएटर में पहुंचेंगे तब तक शो ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। अब यहाँ पे डायग्राम फ्यूचर का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया प्रेजेंट, जब तक हम कहाँ पहुँचेंगे, थिएटर में पहुँचेंगे, यहाँ पे हम सिनेमा थिएटर में पहुँचेंगे, कहाँ पहुँच रहे हैं, सिनेमा थिएटर, यहाँ पे तो हम पहुँच गए थिएटर में, और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो उसके पहले ही, ठीक है, जब तक हम सिनेमा थिएटर में पहुँचेंगे उससे पहले क्या हो चुका होगा, जो शो है वो शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। यानी एक मिनट, यहाँ पे तो हम पहुँचेंगे और उससे पहले शो स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे शो स्टार्ट होगा, ठीक है। We will get our tickets and the show will have already begun. शो स्टार्ट हो चुका होगा यानी शो यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा और हम यहाँ पे टिकट लेके पहुँचेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे रीच करेंगे। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो इस सेंटेंस में तो बाय द टाइम ये क्या है, ये है आपकी एक टाइप से कंजंक्शनल फ्रेज, एज ए कंजंक्शन की तरह काम कर रही है। उसके बाद है वी विल गेट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, ये क्या हो गया हमारी, ये हो गया हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि फैन बॉयज में तो आता नहीं, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन, शो पहले से शुरू हो चुका होगा। अब यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बता रहा है, यानी रिजल्ट बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है तो विल आ गया, रिजल्ट बता रहा है ऑलरेडी के साथ तो हैव आ गया, यहाँ पे तो सही है। लेकिन यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हमें पता है सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज का कोई टेंस नहीं होता, अगर कोई टेंस नहीं होता तो इसको सिंपल लिखना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखना पड़ता है तो हमने तो इसको फ्यूचर में लिख दिया, तो फ्यूचर में तो गलत हो गया। अगर ये फ्यूचर में लिखा हो तो यहाँ पे डायरेक्ट काटो। अब डिपेंड किस पे करेगी ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये डिपेंड करेगी मेन क्लोज के ऊपर कि मेन क्लोज में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मेन क्लोज के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे
तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या लिखेंगे, फ्यूचर में तो काट दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स। तो ये होगा यहाँ पे सही आंसर। तो बी ऑप्शन जो था इसका गलत था, ठीक है। बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट्स की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय द टाइम वी गेट्स अवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको सही करेंगे। दूसरा एक दो और कॉन्सेप्ट है वो भी तुम अच्छे से समझ लो कि जब कभी भी हम कहीं पे जाते हैं, जैसे हो गया सिनेमा, जैसे हो गया हम स्कूल, अगर हम उसी काम के लिए जाएं, जैसे सिनेमा क्यों जाते हैं, मूवी देखने के लिए, स्कूल क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए, अगर हम उसी काम के लिए जाते हैं तो उसके साथ नो आर्टिकल। लेकिन अगर हम किसी और काम के लिए जाते हैं, ठीक है, सिनेमा में वैसे घूमने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे, तो उसके साथ ध्यान रखना हम द आर्टिकल लिखते हैं। अगर यहाँ पे द आर्टिकल लिखा हुआ दैट मीन्स वो सिनेमा तो जा रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे जो शो है उसे देखने के लिए नहीं जा रहे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके आर्टिकल में आता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत आसान होना चाहिए, जल्दी से बताओ। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गोरी ने मुझे अपना नाम बताया, कब बताया, जब वो चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके माइंड में कौन सा डायग्राम बना, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखो कौन सा डायग्राम बनेगा। एक मिनट, यहाँ पे गोरी टोल्ड मी, पास्ट टेंस चला हुआ है, टोल्ड से हमें पता चल रहा है जब वो चला गया, तो उसके बाद क्या गया, गोरी ने अपना नाम बताया। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में गोरी ने अपना नाम बताया है, ठीक है, गोरी ने यहाँ पे नाम बताया है, ठीक है। अच्छा कब बताया इसने अपना नाम, उससे पहले क्या हुआ, जो ही है वो यहाँ से लेफ्ट कर गया, यहाँ पे जो ही है वो लेफ्ट किया, यहाँ पे वो यहाँ से छोड़ के चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ पे पास्ट में गोरी ने अपना क्या किया है, नाम बता दिया है। अगर ऐसा है तो ये किस में आएगा, जो ही वाली सिचुएशन है ये आएगी पास्ट परफेक्ट में। क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, नहीं सर, यहाँ पे तो लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, हैड लेफ्ट। सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आएगा हैड लेफ्ट, ठीक है। तो जो गलत है वो है सी ऑप्शन में गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। देखो यहाँ पे वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग, डायग्राम कौन सा बना, ये वाला, यानी ये रिजल्ट का डायग्राम बन गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से, सेंचुरीज से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसका रिजल्ट आया है, उसका आंसर आया है, लेकिन आगे भी हम करते रहेंगे। तो इसको परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सेलिब्रेट हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पे तो हैव बीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हैव बीन सेलिब्रेटेड, लेकिन अब यहाँ पे हम आए सेंचुरीज। सेंचुरीज क्या है, सेंचुरीज तो प्लूरल है, अगर ये प्लूरल तो यहाँ से नहीं क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 4 आंसर। इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल फॉर सेंचुरीज। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड एज एंड इन्फिर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम। इन्फिर्मिटी मीन्स होता है फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। अगर आपसे कोई पूछ ले वो कैब में, तो ये होता है मेंटल एंड फिजिकल इलनेस को बोलते हैं हम, ठीक है। ओल्ड एज और इन्फिर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, ठीक है। कैचअप मीन्स होता है पकड़ लेना, किसी चीज को जकड़ लेना या पकड़ लेना। तो बुढ़ापा और फिजिकल इलनेस ने उसको क्या कर दिया, पकड़ लिया है, कैचअप कर लिया है। अब हमें एक चीज पता है, देखो समझना, यहाँ पे एरर कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, बी ऑप्शन में एरर है। हमें पता है हैज, हैव या हैड, इनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म चलती है, इनके साथ चलती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा बिगन जो होती है ये कौन सी फॉर्म होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, देखो समझना, बिगिन
ये होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिगन। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बिगुन। ये यू वाला होता है। हेड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, यानी ये तो गलत है, तो इसको काट दो। सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगी VEGUN, और सही आंसर होगा हैड बिगन। तो सही आंसर है ओल्ड एज एंड इन्फिर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। ठीक है, इसका मीनिंग है, ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। पासर बाई का क्या मीनिंग होता है? पासर बाई का मीनिंग होता है राहगीर, जो पास से गुजरने वाले होते हैं, राहगीर। पासर बाय टोल्ड अस, पास्ट में चला हुआ है। राहगीर ने हमें बताया वेयर वाज द मैरिज हॉल, कि मैरिज हॉल कहाँ पे है, और इसी के साथ इवन लेड अस टू इट, इवन हमें अपने साथ भी उसके मतलब मैरिज हॉल दिखाने के लिए ले गए। पासर बाय ने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहाँ पे है, और इसके अलावा हमें उस मैरिज हॉल तक ले करके भी गए। अब इसमें कहाँ एरर है, देखो समझना, बिल्कुल आसान सा एरर है। द पासर बाय टोल्ड अस, क्या इससे पहले कोई कंजंक्शन है? नहीं जी। अगर कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी मेन क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं वेयर वाज द मैरिज हॉल। अब वेयर जो है ये भी क्या है? हमारी कंजंक्शन है। अगर ये भी हमारी कंजंक्शन है तो मुझे एक चीज़ बताओ, कौन सी कंजंक्शन है? क्या ये फैन बॉयज में आती है? नहीं जी। अगर ये फैन बॉयज में नहीं आती तो ये होगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन निर्माण करती है सबऑर्डिनेट क्लोज का। उसके बाद आया एंड। एंड क्या है? यहाँ पे ये भी कंजंक्शन है। क्या ये उसमें फैन बॉयज में आती है? बिल्कुल आती है। अगर हम देखें फैन बॉयज में तो यहाँ से हो गया 4, सेकंड पे आ गया एंड, बिल्कुल आती है। तो ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है वेयर वाज द मैरिज हॉल, क्योंकि हमें पता है सबऑर्डिनेट क्लोज को हम इंटेरोगेटिव में नहीं लिख सकते, ये सारा डिपेंड करेगा मेन क्लोज के ऊपर। अब यहाँ पे अगर ऐसी बात है तो हमने यहाँ पे इसको कैसे लिख दिया? हमने इसको इंटेरोगेटिव बना रखा है। कैसे बना रखा है? मैरिज सब्जेक्ट है और इससे पहले हमने वॉज को लिख दिया, यानी इसको इंटेरोगेटिव बना दिया, तो ये गलत है। अब इंटेरोगेटिव हम इसको बना नहीं सकते, तो सही इसका इम्प्रूवमेंट क्या होगा? इसका सही इम्प्रूवमेंट होगा वेयर द मैरिज हॉल, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सही आंसर होगा द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेड अस टू इट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर अगो। बिल्कुल आसान है, 2 ईयर्स अगो। यहाँ पे ये क्या बता रहा है? पास्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, प्रेजेंट से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब भी हम सिंपल पास्ट लिखते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। और यहाँ पे ये जो एगो है ये क्या बता रहा है? इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये कह रहा है कि मैंने एग्ज़ाम 2 साल पहले क्लियर किया था। अगर इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे रिजल्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रेजेंट का रिजल्ट आ गया। हैड के साथ हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मीन्स जब 2 काम एक साथ होते हैं तो उसके साथ ही लिखते हैं, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। 2 काम होते हैं, उनमें से एक के साथ हैड और दूसरे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे तो सिंपल वर्ब का एगो के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डायरेक्ट पास्ट फॉर्म। आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Since he joined this post, he did not take any bribe. क्वेश्चन है, since he joined this post, he did not take any bribe. जब से उसने इस पोस्ट पे ज्वाइन किया है उसने एक भी बार रिश्वत नहीं ली है। ध्यान से समझना, ब्राइब मीन्स क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसका मीन्स होता है रिश्वत। ठीक है, सिंस जो होती है ये एक आपकी प्रेपोजिशन होती है। सिंस जो होती है ये प्रेपोजिशन के अलावा एक कंजंक्शन भी होती है।
जब ये प्रेपोजिशन होती है तो ध्यान रखना ये पॉइंट इन टाइम को डिनोट करती है। क्या डिनोट करती है? पॉइंट इन टाइम को। लेकिन जब ये कंजंक्शन होती है तो ये जोड़ने का काम करती है, क्लोज का। और ये कौन सी कंजंक्शन होती है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। दूसरा, इसका जो मीनिंग होता है जब ये कंजंक्शन की तरह काम करती है सिंस, तो इसका मीनिंग बनता है क्योंकि। ठीक है, इसका क्या मीनिंग बनता है? क्योंकि। और यहाँ पे जो सिंस है ये एज ए कंजंक्शन की तरह काम कर रही है। कैसे पता चल रहा है? अगर ये प्रेपोजिशन होती तो प्रेपोजिशन हमें पता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है? नहीं, ही तो हिम होता, ऑब्जेक्ट होता। तो सिंस यहाँ पे एज ए कंजंक्शन की तरह काम कर रही है। ठीक है, सिंस ही जॉइन दिस पोस्ट। अब यहाँ पे क्या मीनिंग है कि क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से ये जॉब ले रखी है, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, उसने एक भी बार क्या है, रिश्वत नहीं ली। अब यहाँ पे जो वो प्रेजेंट में बता रहा है कि जब से उसने इस जॉब को ज्वाइन किया है उसने अभी तक ले करके कोई रिश्वत नहीं ली। अभी तक ले करके यानी प्रेजेंट में चल रही है बात। प्रेजेंट में वो रिजल्ट बता रहा है कि अभी तक इस रिजल्ट में उसने 100% तक जो रिजल्ट हो चुका अभी तक नहीं ली और आगे भी वो नहीं लेगा। अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो ये परफेक्ट का डायग्राम है। अगर ये परफेक्ट का डायग्राम है तो स्टूडेंट फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? परफेक्ट टेंस आना चाहिए। सिंस ही जॉइन दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन। सही आंसर क्या होगा? ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हो गया ये वाला आंसर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 13th क्वेश्चन आ चुका है ये। Perhaps you know that I have passed the examination in 1990। इसका आपको आंसर बताना है। Perhaps you know, जैसा कि तुम जानते हो, that I have passed the examination in 1990। देखो समझना, अगर यहाँ पे 1990 लिखा हुआ है तो ये तो सिंपल सी पास्ट की बात है। अगर यहाँ पे 1990 ना लिखा हुआ होता तो हम मान लेते भी आई हैव पास्ट। प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है? रिजल्ट की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट में उस रिजल्ट का इफेक्ट चल रहा है। ध्यान से समझना, प्रेजेंट परफेक्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब रिजल्ट चल रहा होता है। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो अभी भी जारी होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई हैव ईटन लंच, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हैव ईटन लिखा हुआ है। यहाँ पे हैव ईटन का मीनिंग है रिजल्ट आ चुका है, उसने खाना खा लिया और अभी भी उसका पेट क्या है? भरा हुआ है, यानी इफेक्ट अभी भी जारी है। अगर इफेक्ट जारी है तो हम परफेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दे रहे हैं कि एक क्लू दे रहे हैं 1990 का। परहैप्स यू नो, जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने 1990 में एक एग्जाम क्लियर किया था। अगर ये 1990 की बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, तो सिंपल सी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हैव परफेक्ट तो आ नहीं सकती, तो यहाँ पे आएगा आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर हो गया ये वाला। परहैप्स यू नो दैट आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 मिनट ले सकते हो इसका आंसर निकालने के लिए। He has read 4 plays written by Shakespeare। अगर ये इतना होता तो बिल्कुल सही होता आंसर, इतना नो एरर होता। He has read 4 plays written by Shakespeare। वो क्या कर चुका है? शेक्सपियर के द्वारा लिखित 4 ड्रामा या प्ले को पढ़ चुका है। लेकिन आगे लिख रखा है बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। अब बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन ये बता रहा है फ्यूचर का परफेक्ट, कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अगर ये काम ये फ्यूचर में कंप्लीट कर लेगा तो फ्यूचर के लिए क्या आएगा? ही के अकॉर्डिंग विल, ही के अकॉर्डिंग विल आएगा। वैसे नॉर्मली विल और शैल आ सकता है। अब यहाँ पे परफेक्ट के लिए मोडाल्स के बाद क्या आता है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये भी आपको पता ही होगा। मोडाल्स के बाद हमेशा ध्यान रखना, मोडाल्स के बाद वर्ब की
बेस फॉर्म लिखनी होती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बेस फॉर्म क्या होती है? जो वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है उसे ही हम वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे अब ध्यान से समझना, He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। अब ये फ्यूचर में काम कर लेगा तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? He will have read, he will have read। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ये वाला, He will have read 4 plays written by Shakespeare। ये फ्यूचर में ये काम कंप्लीट कर लेगा, फ्यूचर का टेंस है प्लस रिजल्ट का भी है, तो ये वाला डायग्राम बन गया फ्यूचर का। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका कि उन्होंने कब तो पैसा चुराया और कहाँ पे उन्होंने इसको छुपा के रखा हुआ है, उसका हमें आंसर देना है। व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, तो इसके बाद क्या है? एंड कंजंक्शन तो हमारी क्या है? ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। तो इसको तो कैसे भी लिख सकते हो तुम, इंटरोगेटिव यहाँ पे सही है, गलती कहीं और है। गलती कहाँ पे है? व्हेन दे स्टोल द मनी, उन्होंने कब तो धन चुराया और कहाँ पे उसे छुपाया, ये हमें बताना है। अच्छा, एंड कंजंक्शन क्या काम करती है? एंड कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ती है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम एंड श्याम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। एंड क्या काम कर रही है? तो सब्जेक्ट को जोड़ रही है। ऐसे ही ये क्या काम करती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंड, और यहाँ पे लिख दिया वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इनको नहीं जोड़ सकती, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो डिड हेल्पिंग वर्ब पहले है और दे बाद में है, यानी सब्जेक्ट बाद में और हेल्पिंग वर्ब पहले है। अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है तो इसको भी किस में होना चाहिए? इंटेरोगेटिव में होना चाहिए ना, तभी तो दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ पाएगा एंड। क्योंकि एंड का क्या काम है? ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इसी स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर को जोड़ना है। तो हम लिखेंगे व्हेन डिड दे स्टील द मनी, व्हेन डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। उन्होंने कब तो पैसा चुराया और कहाँ पे उसे छिपाया। तो इसका सही आंसर होगा ए में गलती है। ठीक है, दे स्टोल की जगह आएगा डिड दे स्टील। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान सा आंसर है। कहाँ पे? हम देख रहे हैं यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, हमें पता है हैज, हैव और हैड। इसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या इसके बाद लिख रखी है? नहीं जी, टुक लिख रखा है। टुक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे देखो समझना, टेक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुक हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टेकन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे टुक तो गलत है, यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? टेकन आएगा। क्लियर है ये चीज? द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। For time immemorial, seashells have been used by men in many ways। जो seashells होते हैं, ठीक है, जो सीप होती हैं, उनका इस्तेमाल करता है इंसान कई तरीकों से। कब से इस्तेमाल कर रहा है? काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा है, अनंत काल से वो इनका इस्तेमाल कर रहा है। यानी अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी आधा रिजल्ट आ चुका है और अभी भी जारी है। क्या यहाँ पे हैव बीन यूज्ड है? बिल्कुल सही है। ठीक है, हैव बीन यूज्ड भी लिख सकते हैं, हैव बीन यूजिंग भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया सही, यूजिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, हैव बीन यूजिंग बाय मैन या हैव बीन यूज्ड, क्योंकि हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लिख सकते हैं। परफेक्ट उसके थ्रू भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू भी कॉन्टिन्यूस को बता सकते हैं हम, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एडवांस में। अब यहाँ पे देखो टाइम इम्मेमोरियल, ये अनंत काल है। अब यहाँ पे मैंने बताया सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट।
सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि सिंस होता है ये पॉइंट इन टाइम को बताता है, पॉइंट इन टाइम मीन्स ये सिंगुलर के बारे में डिनोट करता है। फॉर क्या होता है, ये आपका ड्यूरेशन बताता है, ड्यूरेशन मीन्स जैसे मैथमेटिक्स का होता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट तो हो गया हमारा सिंस, बाकी सारी जगह क्या हो गया फॉर, यानी फॉर प्लूरल हो गया। अब टाइम मेमोरियल क्या है, क्या इसके साथ एस आई एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो यहाँ फॉर नहीं क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सिंस। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर होगा सिंस टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रिवर इज इन स्पेड एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। जो रिवर है वो उफान पे है, स्पेड मीन्स होता है उफान पे होना, ठीक है, एकदम बहुत तेज धारा में होना, जबरदस्त धारा में होना। एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, देखो ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है, समझना। जो फ्लो फ्लू फ्लोन होता है ना, वो कहलाता है, इसका जो ओवरफ्लोन है ये तो होता है उड़ना, ठीक है, ऊपर से उड़ना। लेकिन क्या रिवर जो होती है ये उड़ती है, नहीं, ये तो फ्लो करती है, और इसका बनता है फ्लोड। अब ये क्या कर रही है, ये बैंक के मतलब जो द रिवर इन स्पीड उफान पे है और बैंक से ऊपर जा चुकी है, ठीक है, अपने उससे निश्चित बिंदु से, तो यहाँ पे ईडी वाला आएगा ना कि WN वाला। तो जो वर्ब है ये गलत लिखी हुई है, यहाँ पे आएगा ओवरफ्लोड, ठीक है, भरा हुआ। रिवर इन स्पीड एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक, ठीक है, यानी ये ओवरफ्लोड हो चुकी है। ये जो है ये आपका वर्ब में आता है, वर्ब के वर्ड ऑफ कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे भी ये पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम। जो छोटा बच्चा वो क्या कर रहा है, काफ़ी समय से वेट कर रहा है अपनी बारी का, अपनी टर्न का, फॉर ए सिंस ए लॉन्ग टाइम। देखो लिटिल बॉय ये सब्जेक्ट है, ठीक है, हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या कर रहा है वो काफ़ी समय से अपना प्रतीक्षा करने लग रहा था। तो अब यहाँ पे एक दो चीज़ें समझना, हैड बीन वेटिंग है, अगर पास्ट टाइम में कर रहा होगा तो हैड बीन वेटिंग ठीक है। दूसरा अब हम यहाँ पे देखें, बाकी यहाँ पे हैज़ बीन वेटिंग सही रहेगा, हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न। अब कितने समय से, काफ़ी समय से, तो ये जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग यहाँ पे क्ल्यू है। ये क्या क्ल्यू है, ये ड्यूरेशन का क्ल्यू है। ड्यूरेशन किस में होती है, ड्यूरेशन होती है फॉर में। अगर यहाँ पे फॉर में ड्यूरेशन होती है तो यहाँ सिंस नहीं क्या आएगा, फॉर आएगा। द लिटिल बॉय हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। ये जो टीवी सीरियल है लगातार 3 साल से चलने लग रहा है। अब देखो एरर कहाँ निकल सकता है, 3 years 4 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब 3 साल से चलने लग रहा है, यानी अब रिजल्ट आ चुका है, परफेक्ट है, और आगे भी चलने लग रहा है। परफेक्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ ING अगर कॉन्टिन्यूटी में है तो। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा, दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन गोइंग ऑन, हैज़ बीन गोइंग ऑन, तो ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट में मैं क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसा, रेनेसा यानी पुनर्जागरण के काल में, पुनर्जागरण, रेनेसा मीन्स कहलाता है पुनर्जागरण। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसा, अर्ली ईयर से हमें पता चल रहा है ये पास्ट में चला हुआ है, ऑफ भरतनाट्यम, जब भरतनाट्यम स्टार्ट हुआ, हेरिडेटरी डांसर, पुराने टाइम पे जो वंशानुगत, हेरिडेटरी होता है वंशानुगत जो डांसर थे, हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट, अकम्पनिस्ट मीन्स होता है जो संगीतकार जो अपने साथ लगते थे, संगत, जो संगीत गाती थी वो संगत, ठीक है, who lived with the dancer and traveled with them from place to place when they gave performance। देखो समझना क्या है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसा, पहले टाइम पे, रेनेसा के टाइम पे, पुनर्जागरण के टाइम पे, भरतनाट्यम के टाइम पे, जो वंशानुगत डांसर होते थे वो अपने साथ अपने संगतकारों को साथ लेके चलते थे, उनके साथ रहते थे, और वो
जगह जगह जाकर एक साथ ट्रैवल करते थे जहाँ पे उन्हें परफॉर्मेंस देनी होती थी। अब इन द अर्ली ईयर से हमें ये पता चल रहा है ये सारी बात पास्ट की चली हुई है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर पास्ट में होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, ये तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो गया, तो हैव तो यहाँ पे गलत है, पास्ट का स्ट्रक्चर लिख दो हैड। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे सही आंसर, हैव की जगह आएगा हैड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Next question, students. This is turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. देखो यहाँ पे ये क्लू है, we have made quite a large profit, हमने क्या है बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया है। और ये क्या हो चुका है, ये जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ है, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो चुका है, यानी क्या आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, हमें क्या मिल चुका है, आंसर मिल चुका है, यानी कि 100% काम क्या हो चुका है, डन हो चुका है। अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये तो परफेक्ट की ओर संदेश कर रहा है। अगर ये परफेक्ट बता रहा है, देखो यहाँ पे लार्ज प्रॉफिट कमा चुके हैं, यहाँ पे हैव आ गया, यहाँ पे सही है। स्टार्टिंग में दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ये हमारे मतलब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में से एक है, यहाँ पे भी परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये सक्सेसफुल हो चुका है। क्या यहाँ पे परफेक्ट है, नहीं है, यहाँ पे तो इज लिखा हुआ है तो गलत हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, दिस हैज टर्न आउट, दिस हैज टर्न आउट टू बी, तो ये हो गया इसका सही आंसर, क्योंकि हमें परफेक्ट चाहिए, रिजल्ट देना है, तो ये हो गया इसका सही आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही इज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, उसने क्या किया है, उसने मुझे बहुत सारे लेटर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं पढ़ने के लिए प्रेजेंटेशन जो कल होने वाली है उससे पहले, यानी वो काम कर चुका है, काम डन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, he has given, he has given, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम कौन सा बन रहा है, परफेक्ट वाला बन रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। देखो, सिंस द ट्रिप वाज एक्सपेंसिव, क्योंकि ट्रिप जो थी वो थोड़ी सी महंगी थी, फिर भी आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। घर की जो ट्रिप होती है वो थोड़ी सी महंगी होगी, इसलिए वो क्या करता है, वो हॉलीडेज में घर जाना के बारे में नहीं सोचता। अब देखो यहाँ पे जो डिड नॉट है, हमें पता है जो डिड नॉट होता है इसको एक तरीके से आप मोडाल्स फ्रेज मान सकते हैं। ठीक है, और जो मोडाल्स फ्रेज मानते हैं तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे लिख रखा वेंट, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। कैसे, गो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गोन होगी गो वेंट गोन, ये होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए डिडंट के बाद, यहाँ पे लिख रखी है वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट गो। तो इसमें सही आंसर होगा, सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिडंट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, क्योंकि घर जाने का जो ट्रिप है वो काफ़ी महंगी ट्रिप है, इसीलिए मैं हॉलीडेज वाले दिन पे भी घर नहीं जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। एज का यहाँ पे मीनिंग है क्योंकि। ठीक है, एज देखो ध्यान से समझना, कंजंक्शन भी होती है। क्योंकि शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे, क्योंकि वो कल जो थी, येस्टरडे क्या क्लू दे रहा है, येस्टरडे क्लू दे रहा है आपका पास्ट का, क्योंकि कल वो लेट थी तो उसने डिसाइड किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो स्किप ब्रेकफास्ट, उसने क्या डिसाइड किया कि वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देगी एंड ऑफिस के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे सारा चीज़ें पास्ट में है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शी वाज लेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शी वाज लेट, एज शी इज लेट फॉर द वर्क
तो इसकी जगह वाज आएगा, क्योंकि येस्टरडे से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का काम है। क्योंकि वो लेट हो गई थी तो उसने डिसाइड किया कि वो ब्रेकफास्ट को लीव कर देगी और ऑफिस में डायरेक्ट चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज द CEO enter the office, the union leaders approached him। जैसे ही CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिस में एंटर हुआ यानी ये एंटर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये चल रहा है पास्ट में। द यूनियन लीडर्स अप्रोच हिम, उनसे अप्रोच किया उन्होंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है, पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, जैसे ही CEO ने ऑफिस में एंटर किया तो यूनियन लीडर जो थे उन्होंने उसको अप्रोच किया और उसे रिपोर्ट दे दी कि मैटर की क्या है। एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, और उसको रिपोर्ट दे दी। अब देखो यहाँ पे पास्ट में चल रहा है, यहाँ पे पास्ट में चल रहा है। अब यहाँ पे पास्ट में चल रहा है तो स्ट्रक्चर किस में रहेगा? एंड कंजंक्शन क्या काम करती है? सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ती है। दूसरा, पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी रिपोर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा रिपोर्टेड, क्योंकि पूरा सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। 2007 से क्या कर रहा है? एक कंप्यूटर कोर्स रन कर रहा है कॉलेज। अब यहाँ पे डायग्राम फिर से वही बन गया। ठीक है, आज द रिजल्ट आ चुका है 2007 यानी 2024 से वो क्या कर रहा है? कंप्यूटर कोर्स चला रहा है और आगे भी चलाता रहेगा। अगर परफेक्ट है तो क्या आएगा? रिजल्ट आंसर यानी हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कंटिन्यूटी में है तो वर्ब की ING फॉर्म। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा? द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग, द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग द कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम येस्टरडे? क्या इसने तुम्हें बताया कि वो ये जो है कल क्यों नहीं आया? देखो क्लू है येस्टरडे। येस्टरडे का क्लू मिलते ही हमें यहाँ पे क्या चेक करना है? टेंस। टेंस होना चाहिए पास्ट, हैडंट। ठीक है, डिड ही टेल यू, क्या इसने तुम्हें बताया? व्हाई ही हैड नॉट कम येस्टरडे, कि कल ये क्यों नहीं आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज ए शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ठीक है, कल रात मुझे एक सपना आया और उसमें मैंने देखा कि मैं एक शेख हूँ, एक 169 फ्लोर पे बुर्ज खलीफा का शेख हूँ मैं। तो ये एक ड्रीम आया। अब ये कब आया? ये लास्ट नाइट आया है। ठीक है, अब हमें पता है अगर ये लास्ट नाइट आया तो ये तो पास्ट टेंस होना चाहिए। अब जो ड्रीम है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रैम्ड और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, तो यहाँ ड्रीम नहीं, गलत है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो ड्रैम्ड। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। देखो फिर से डायग्राम कौन सा बन गया? 1983 से यहाँ पे काम कर रही है, यानी अभी तक काम कर रही है, ये काम कंप्लीट हो चुका है और आगे भी काम जारी रखेगी। यानी यहाँ पे होना चाहिए परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? हैज़, हैव प्लस वर्ब की ING फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दो? शी एंड हर सिस्टर, यहाँ पे आएगा क्योंकि दोनों हैं तो यहाँ पे आएगा हैव। शी एंड हर सिस्टर हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2013। सिंस के अकॉर्डिंग 1983 बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर का मैं ऑलरेडी आपको क्लासरूम में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नोबडी सॉ हिम, किसी ने उसे नहीं देखा। कब से नहीं देखा? जब से आग लगी है लोकेलिटी में। ठीक है, अब कब से नहीं देखा यानी रिजल्ट आ चुका है।
ठीक है, और आगे भी नहीं देख रहे हैं। अगर यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, यानी अभी भी नहीं देखा और जब से आग लगी है लोकेलिटी में तब से नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, नोबडी के अकॉर्डिंग हैज़ लगेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नोबडी क्या है आपका, इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन नोबडी समबडी, ठीक है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आएगा नोबडी हैज़ सीन हिम, नोबडी हैज़ सीन हिम, ये होगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। अब बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ये बता रहा है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि फ्यूचर में जो रमेश है ये डिग्री प्राप्त कर लेगा। फ्यूचर बता रहा है प्लस दूसरा क्या बता रहा है, फ्यूचर में रिजल्ट भी बता रहा है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये फ्यूचर के काम को कंप्लीट बता रहा है तो फ्यूचर बताने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, विल शैल। दूसरा रिजल्ट बताने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे विल शैल के बाद तो कौन सी आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म होती है हैव, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री, रमेश विल हैव टेकन दिस डिग्री, रमेश क्या कर चुका होगा, इस डिग्री को प्राप्त कर चुका होगा। रिजल्ट आ रहा है, फ्यूचर में आएगा, तो दोनों यहाँ पे क्लू हमने लिख दिए हैं और इसका सही आंसर होगा, मतलब बी में एरर है, रमेश विल हैव टेकन सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स इनके अकॉर्डिंग फॉर एकदम सही है। अब ये काम चल रहा है, यानी 2 डिकेड्स तो हो चुके हैं, ये तो आ गया रिजल्ट, और अभी भी चल रहा है, यानी परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों काम चल रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने के लिए हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या कॉन्टिन्यूटी फॉर्म लिखते हैं हम। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, यहाँ पे है द फैमिलीज। परफेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा है ये, हाँ, फैमिलीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हैव बीन लिविंग, द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 decades। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे क्या क्लू दे रहा है, लास्ट सैटरडे आपका क्लू दे रहा है कि ये काम पास्ट में हो चुका है और इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपल पास्ट से कनेक्शन है कि जो मेरे अंकल है वो बॉम्बे को लास्ट संडे छोड़ चुके हैं। अगर सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गॉड हेवंस हाउ हैज शी ग्रोन। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ये साइन है ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये क्या है, एक्सक्लामेटरी साइन है। ठीक है, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लोम विद सोरो, जो हमने पढ़ा नरेशन में वो वाला साइन है। तो ये तो क्या बता रहा है, अगर ये एक्सक्लेम बता रहा है, एक्सक्लामेटरी साइन है, तो इस सेंटेंस को क्या इंटेरोगेटिव में होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हैज़ को पहले लिख रखा है सब्जेक्ट से और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको बाद में ले रखा है, यानी हमने इस स्ट्रक्चर को हाउ हैज़ शी ग्रोन इसको इंटेरोगेटिव बना रखा है। देखो समझना, हम इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल सेंटेंस हो गया तो सब्जेक्ट लिख दी प्लस हेल्पिंग वर्ब लिख दी प्लस मेन वर्ब लिख दी, उसके बाद आगे स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएं तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं सब्जेक्ट से और उसके बाद लिख देते हैं हम मेन वर्ब और आगे का बाकी सारा डाटा। अब यहाँ पे जब ये इंटेरोगेटिव है ही नहीं तो हमने इसको क्या बना रखा है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में डाल रखा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, इसको सिंपल लिख दो, हाउ शी हैज़ ग्रोन। ठीक है, गॉड हेवंस हाउ शी हैज़ ग्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब देखो यहाँ पे क्या क्लू है, यहाँ पे क्लू में दे रखा है सिंस मॉर्निंग का। ठीक है,
सिंस मॉर्निंग हमें क्या क्लू दे रहा है? सिंस मॉर्निंग ये क्लू दे रहा है कि सुबह से लेकर अभी तक कुछ नहीं खाया है और आगे भी अभी कुछ खाएगा या नहीं इसका हमें नहीं पता, यानी परफेक्ट है। एक क्वेश्चन का इसने आंसर दिया है यानी रिजल्ट है, यानी इसने क्या किया है, एक क्वेश्चन का आंसर दिया है कि अभी तक नहीं खाया है, तो यहाँ पे परफेक्ट आना चाहिए आई हैव इटन नथिंग। ठीक है, अभी तक इसने कुछ नहीं खाया है सुबह से लेकर, तो परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, उसके यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं। देखो ध्यान से समझना, हैविंग भी होता है और हैव भी होता है और हैज भी होता है, यानी कि हैव हो गया या ऑन हो गया, ऑइंग हो गया, ये होते हैं वर्ड्स। लेकिन अगर हम कभी पोजेशन की बात करें, ठीक है, पोजेशन मीन्स अधिकार की बात करें, तो उसमें ध्यान रखना कभी भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। ये एक तरीके का एक फैक्ट हो सकता है। कैसे? जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो यहाँ पे जो हैव है ना, ये ओन की सेंस दे रहा है, अधिकार की। तो इस सिचुएशन में हम हैज, हैव, ऑन इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हैविंग गलत है, आप डायरेक्ट लिखो ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, नॉर्मल लिखेंगे हम कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। और यहाँ पे ध्यान से समझना, हैज़ लिखने से ये परफेक्ट टेंस नहीं बन गया। ये टेंस कौन सा है? ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि परफेक्ट में क्या होना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। देखो समझना, जब मैं वहाँ पे गया, वेंट से हमें क्या पता चल रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म चली हुई है। चार्ल्स क्या कर रहा था? वो खेल रहा था चेस का गेम। अब अगर ये पास्ट में है, जब मैं वहाँ पे गया, तो ये भी किस चीज़ में रहा होगा? पास्ट में ही रहा होगा कि जब मैं वहाँ गया उस टाइम चार्ल्स क्या कर रहा था? खेल रहा था गेम। अब यहाँ पे अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? पास्ट होना चाहिए था, तो सही आंसर होगा वाज। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ गया, तो उस टाइम चार्ल्स क्या कर रहा था? खेल रहा था। डायग्राम कौन सा बना? ये वाला डायग्राम, यानी खेल जारी था, टेम्पररी था। जिसको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गए ना टेंस के, उनके लिए 1 सेकंड में आंसर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। जो वैक्सीन थी जब वो मार्केट में आई तो उसने क्या कर दिया? एकदम जबरदस्त कंट्रोवर्सी में इंक्लूड हो गई वो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट। हिट यहाँ पे क्या है? हिट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती हैं। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो वैक्सीन के अकॉर्डिंग यहाँ हिट्स आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये यहाँ पे व्हेन हिट द मार्केट है, ये पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस है तो जो द वैक्सीन इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी है, ये भी पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट होना चाहिए, इज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत है वो इज है, आप यहाँ पे पास्ट लिखो वॉज। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट वाज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड। विक्टिम ने, ट्राइड है, पास्ट में चल रहा है ये, ठीक है, ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस। विक्टिम ने कोशिश की बताने की कि क्या हुआ था, किससे? अपनी वॉइस से। लेकिन बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिएबल, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो सुनने योग्य नहीं थी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, विक्टिम ट्राई टू टेल अस, विक्टिम ने ट्राई क्या किया? बोलना स्टार्ट किया। मान लो ये यहाँ पे पास्ट में चला हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया ट्राइड। ठीक है, बोलना स्टार्ट किया यहाँ पे।
अब इससे पहले इसके साथ कोई घटना घटित हुई होगी, ठीक है। क्या बोलना है इसने वो बात बोलनी है जो कि यहाँ पे ट्राई कर रहा है। यहाँ पे कोई घटना घटित होगी, तो घटना घटित हुई है यानी कि हैपनिंग यहाँ पे हुई है। अगर यहाँ पे हैपनिंग हुई है तो ये कौन सा हो गया, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम बाद में हुआ है, ये काम पहले हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन तो प्रेजेंट परफेक्ट लिख रखा है तो ये गलत है। यहाँ पे आना चाहिए हैड हैपेंड, हैड हैपेंड। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ने कोशिश की कि उसके साथ पहले क्या हुआ, लेकिन उसकी जो वॉइस थी वो सुनने योग्य नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टियल डेवलपमेंट, ठीक है, डायलेक्टियल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन ए पेंसटेकिंग forging of rational and moral self. Our history can be seen as a long evolutionary dialectical development, ठीक है, द्वंद्वात्मक डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, हमारी हिस्ट्री में है। इन विच देयर हैव बीन ए पेंसटेकिंग, पेंसटेकिंग मीन्स होता है अत्यंत सावधानी से, लंबी अवधि में परिश्रम करके, ठीक है, मतलब कोई हासिल चीज करना, एफर्ट्स करके। फोर्जिंग मीन्स होता है एफर्ट्स करना, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि ये पेंसटेकिंग जो है ये है हमारा सब्जेक्ट। जब कभी भी आप इंटेरोगेट इससे एडवर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हो तो उसमें क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा वंस देयर वाज ए क्रो, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और ऐसी सिचुएशन में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले आ जाती है वर्ब। लेकिन ध्यान से समझना, ये इन्वर्जन जो होता है ये नो इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ऑर्नामेंट करने के लिए, स्टाइल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्ब को पहले लेके आते हैं जिससे कि बात पे स्ट्रेस पड़े। वंस देयर वाज ए क्रो, अब यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, क्रो है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ वाज है। यहाँ पे सब्जेक्ट है पेंसटेकिंग, पेंसटेकिंग मींस क्या होता है, एफर्ट्स लेना, ठीक है, सावधानी से बहुत सारे एफर्ट्स लेना। अब पेंसटेकिंग सब्जेक्ट तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव नहीं क्या आएगी, हैज वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हैव नहीं क्या आएगी, हैज वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Last year, 2 Italian prisoners of war escaped from the prison camp in Kenya during the war. देखो समझना, लास्ट ईयर से हमें क्या पता चल रहा है, ये पास्ट का काम है। पिछले साल 2 इटालियन प्रिजनर क्या हुए, वो प्रिजन कैंप को छोड़कर भाग गए। किस दौरान, वार के दौरान, जो केन्या के वार के दौरान। केन्या में पिछले साल 2 इटालियन प्रिजनर जो जेल में बंद थे, लड़ाई करने वाले जो जेल में बंद थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, वो छोड़ के भाग गए। अगर यहाँ पे लास्ट ईयर है, पास्ट की बात है, तो इसको प्रेजेंट में नहीं शो कर सकते हम, क्योंकि एस्केप तो प्रेजेंट है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा पास्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस्केप्ड। पास्ट बता रखा है, लास्ट ईयर से हमें पता चल रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित की क्या है, बहुत ही काफ़ी लंबी फैन फॉलोइंग है। अब यहाँ पे देखो, अगर वो ओन का सेंस दे रहा है, हैव जो है ओन का सेंस दे रहा है, यानी कि अधिकार का सेंस दे रहा है, तो उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। जैसे आई एम हैविंग ए कार, गलत है। आई एम हैविंग एक कार अगर मैं लिखूं तो ये गलत है। सही क्या होगा, आई हैव ए कार, ये सही है। तो इसी वजह से अधिकार की बात है, तो माधुरी दीक्षित हैज ए लार्ज फैन फॉलोइंग, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। जब से
वो इंडिया को छोड़कर गया है उसके बारे में किसी ने नहीं सुना। यानी कि अभी ये क्या बता रहा है कि मान लो 2 साल हो चुके हैं उसको जाए हुए, 2 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, यानी ये रिजल्ट आ चुका है और आगे भी नहीं सुना उसके बारे में। तो यहाँ पे जो काम रिजल्ट आ चुका है तो ये परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? परफेक्ट में। अगर ये परफेक्ट में जाएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? नो वन हैज़ हर्ड, किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना जब से वो इंडिया को छोड़कर गया है। तो यहाँ पे डायग्राम परफेक्ट का बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज़ हर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। टीचर के क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले स्टूडेंट ने क्या कर दिया? आंसर दे दिया। अच्छा, ये चल किस में रहा है? कुड फिनिश लिखा हुआ है तो ये पास्ट में चला हुआ होगा। स्टूडेंट गेव द आंसर, देखो समझना डायग्राम क्या है, ये हो गया पास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो टीचर ने क्वेश्चन को लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन लिखने से भी पहले यानी पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट, इसमें स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया? क्वेश्चन लिखने से पहले ही स्टूडेंट ने आंसर दे दिया। यानी यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ या हैव के साथ गिवन। अब यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है, तो हैज़ नहीं, क्या आएगा? हैव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हैव गिवन। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स हैड आएगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि पास्ट का चला हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे हैड लिख देता हूँ मैं, हैड गिवन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट चला हुआ ना, तो यहाँ हैव नहीं, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बच्चे हैड गिवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर फॉर ब्रेकफास्ट येट। क्ल्यू कहाँ पे बच्चे? येट। येट मीन्स होता है टिल नाउ, अभी तक उन्होंने खाना प्रिपेयर नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, अभी तक नहीं किया है, ये किसी क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। यानी कि किसी क्वेश्चन का क्या आ चुका है? रिजल्ट आ चुका है। यानी 99 जो आंसर है, जो 100% जो काम डन होना चाहिए था, वो नेगेटिव डन हुआ है। ठीक है, काम तो हुआ है लेकिन पॉजिटिव नहीं हुआ, उसका नेगेटिव है। अभी तक खाना प्रिपेयर नहीं हुआ है ब्रेकफास्ट। तो येट क्ल्यू क्या देता है? ये तो परफेक्ट का क्ल्यू देता है। अगर ये परफेक्ट का क्ल्यू देता है तो यहाँ पे क्या आएगा? शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड। शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। क्लियर है यहाँ पे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Perhaps you don't know I am owning a farmhouse beside 2 bungalows. शायद तुम्हें नहीं पता होगा आई एम ओनिंग, मेरे पास क्या है? एक फार्म हाउस है, इसी के साथ साथ एक बंगला भी है। ठीक है, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझना। बिसाइड मीन्स होता है के अतिरिक्त। दो होती हैं ये, ऑफ्टन कंफ्यूज और मिसयूज में। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स होता है, आप ये मान के चलो, बगल में, कोई भी चीज़ बगल में हो, जैसे मोहन इज बिसाइड मी। बिसाइड मीन्स होता है के अलावा। ठीक है, यानी इसको छोड़कर, इसके अलावा, एडिशनल। बिसाइड मीन्स होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि तुम नहीं जानते कि मेरे पास एक फार्म हाउस है, इसी के साथ साथ मेरे पास 2 बंगला भी हैं। अब यहाँ पे ये ओनिंग की सेंस है, हैविंग की सेंस है। तो हमें पता है अगर अधिकार की बात हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आई ओन। ठीक है, या आई हैव ए फार्म हाउस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड। जब आनंद अपने गांव पहुंचा, उसने पाया, उसने क्या पाया? द न्यूज़ अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम। उससे पहले ही उसके बारे में उसकी खबर गांव में पहुंच चुकी थी। यानी कि देखो, आनंद पहुंचा है, रीच्ड, उसने पाया है, यानी ये काम वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये पास्ट में हुई है, लेकिन इसके आने की खबर इसके भी पास्ट में पहुंच गई, यानी पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट। इसके पहुंचने से पहले, आनंद के पहुंचने से पहले उसके बारे में खबर गांव में पहुंच चुकी थी।
यानी कि खबर की जो न्यूज़ है वो पास्ट ऑफ पास्ट में है, यानी हैड प्रिसीडेड। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रिसीडेड लिख रखा है, तो यहाँ पे एक और डाल दो हैड। When Anand reaches his village, he found that the news about him had preceded him. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। She will already return home when he arrives. देखो यहाँ पे क्या है, जब वो आएगा, ये कौन सी क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, सिंपल है, इंडेफिनेट में बिल्कुल सही है। जब तक वो आएगा वो क्या कर चुकी होगी, वो घर तक पहुंच चुकी होगी। पहुंच चुकी होगी यानी ये क्या दे रहा है, ये तो रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, रिजल्ट दे रहा है प्लस किसके बारे में दे रहा है, फ्यूचर के बारे में दे रहा है। फ्यूचर के बारे में दे रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है विल और शैल का। रिजल्ट दे रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है हैज और हैव का। ठीक है, तो हमें ये फ्यूचर परफेक्ट लिखना पड़ेगा, टेंस ऑलरेडी एक क्लू दे रहा है यहाँ पे। तो विल तो लिखा हुआ है, अब इसके साथ क्या लिख दो, शी विल ऑलरेडी हैव रिटर्न। She will already have returned home when he arrives. Now next question की ओर बढ़ते हैं। She will have already returned. Now next question. Each one of them have his share ऑफ जॉय एंड सोरो। देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हमें पता है हैज़ लिखा हुआ है और हमें पता है हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये जो हैव है ये वर्ब की बेस फॉर्म है। ठीक है, देखो ये होती है हमारी बेस फॉर्म। अगर हम हैज़ को देखें तो इसकी हैज़ या हैव की कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। अब यहाँ पे हैज़ और हैव के बाद हमें क्या लिखना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैव तो बेस फॉर्म है, तो यहाँ पे आना चाहिए हैड। ईच वन ऑफ देम हैज़ हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सोरो। ठीक है, हैड का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ऑन। देखो समझना, हैज़ या हैव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे हो गया कोई चीज़ का आपके पास अधिकार है, इसका एक और मीनिंग होता है एंजॉय, इसका एक और मीनिंग होता है गिव बर्थ टू, हैव का। ठीक है, जैसे शी हैव हैड ए बेबी, उसने एक बेबी को जन्म दिया है। ठीक है, तो ये होता है, तो इसमें सही आंसर होगा हैव की जगह हैड लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। सिंस के साथ टाइम इमेमोरियल बिल्कुल सही है, हैज़ कम डाउन है बिल्कुल सही है, परफेक्ट में है। लेकिन यहाँ पे जो ये है ना टाइम्स, ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, टाइम इमेमोरियल, क्योंकि यहाँ पे इमेमोरियल हो गया आपका पूरा ये जो सेट बन रहा है ना, इसमें ध्यान से समझना, जो एडजेक्टिवल बनता है उसको हम कॉन्टिन्यूटी उसमें नहीं लिख सकते, एस और एस के साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। हम ऐसे नहीं लिख सकते स्टेप्स ब्रदर, क्योंकि ये गलत है। सही क्या होगा, स्टेप ब्रदर, या एस लगाना हो तो स्टेप ब्रदर्स। जो स्टेप होता है, व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर, स्टेप, ये जो स्टेप है ये एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव होता है उसके अंदर ध्यान से समझना उसमें ये वाली क्वालिटी नहीं होती, उसके साथ SEIS लगाया जाए। ये किस में होती है, ये नाउन के अंदर क्वालिटी होती है। जैसे मैंने लिखा क्लास और इसके साथ लगा दिया क्लासेस, तो इसलिए यहाँ पे जो टाइम्स है एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आप टाइम्स ना लिख करके क्या लिखो, टाइम लिखो। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मैनी विलेज एज ही कैन टू एक्वायर ए फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया में आया है, उसका अराइवल हुआ है, तो वो क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा विलेज के अंदर जितनी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सके रूरल इंडिया की, वो एक्वायर कर सके। ठीक है, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, जब से वो इंडिया में आया है वो क्या कर रहा है, वो जगह जगह जा रहा है, यानी कि काम आधा तो कंप्लीट हो चुका है और आधा बाकी है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही हैज़ बीन विजिटिंग, वो घर घर जा रहा है, रूरल इंडिया के बारे में जानकारी ग्रहण कर रहा है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड। मेरा विश्वास करो, मैं उस बात पे विश्वास कर रहा हूँ जो भी तुमने कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसका एक बार आप आंसर दो। इसमें ध्यान से समझना, जो ये बिलीव होती है वर्ब, या जो सी होती है, या हमारे जो 6 सेंसेस होते हैं इनके साथ, ठीक है, या जैसे टेस्ट हो गया, इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लिखते, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होती, इनमें डूइंग नहीं होती, नो डूइंग। अगर इनके अंदर डूइंग नहीं होती तो इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं डाल सकते। आईएनजी फॉर्म में हम उनको डालते हैं जिनके अंदर हम डूइंग होते हैं। अगर हम इनको डूइंग में कन्वर्ट कर दें ना, तो इनके साथ क्या लिख जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उस पर बिलीव करता है, ये माइंड की स्टेट है। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट लिखो, बिलीव मी आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड। ठीक है, तो डायरेक्ट आप बिलीविंग नहीं, डायरेक्ट एम को भी हटा दो, डायरेक्ट लिखोगे बिलीव। ठीक है, ये होगा आपका आंसर, बिलीव मी आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। दिस इज टाइम, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये आएगा हमारा प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड में। ठीक है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, यही सही समय था कि हमें ये काम कर लेना था इस टाइप से। यानी ये जो बताता है ये काम नहीं हुआ, उस सेंस में बताता है। तो ध्यान से समझना, अगर कहीं पे आपको इट इज टाइम मिल जाए या इट इज हाई टाइम मिल जाए, तो इसके लिए जो काम हो चुका होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लिखते हैं। और वो मूड कौन सा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे इफ़ आई वर ए बर्ड, जैसे आता है ना इमेजिनेशन में, वैसे ही ये होता है हमारा प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। तो यहाँ पे आएगा वी डिड, वी शुड हैव डन को डायरेक्ट कर दो वी डिड। इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, यही सही समय था कि हमें कुछ यूजफुल करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। ये आपके सब्जेक्टिव जब मूड पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदर सैड, मदर सैड सन यू हैव फिनिश योर होमवर्क। मदर ने अपने बच्चे से कहा कि क्या तुमने ये काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लास्ट में क्या है, इंटेरोगेटिव। इसका आंसर तो बिल्कुल आसान है। देखो ध्यान से समझना, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या होना चाहिए, मदर सेड सन हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड यूअर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमने किस में लिख दिया, नॉर्मल सिंपल में लिख दिया। ठीक है, ये आपकी क्या हो सकती है, ये नरेशन में होता है ना, नरेशन, उस दौरान हम ये सेंटेंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू बाय ए कंप्यूटर, मैं एक नया कंप्यूटर खरीदने वाला हूँ। देखो ध्यान से समझना, वैसे तो ये फ्यूचर बता रहा है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, फ्यूचर दो टाइप से एक्सप्रेस होते हैं। एक तो अगर आपके ऑफिशियल एक्शन हो, ठीक है, अगर हमारे ऑफिशियल एक्शन हो तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे नरेंद्र मोदी का आगमन, 15 अगस्त को ध्वजारोहण, ये ऑफिशियल एक्शन है, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, फ्यूचर की जरूरत नहीं पड़ती, विल शैल की। अच्छा, अगर हमारा अनऑफिशियल कोई एक्शन हो, अगर हमारा अनऑफिशियल कोई एक्शन हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस से, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई एम गोइंग टू बाय ए कंप्यूटर, ये अनऑफिशियल एक्शन है, यहाँ पे तो सही है। कब वो कंप्यूटर लेगा? व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, जब क्या होगा, जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्राइसेस कम्स नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें प्राइस कम। ठीक है, प्राइसेस नहीं होता, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा प्राइस, मूल्य, ऐसे नहीं लगता प्राइस के साथ, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। यहाँ पे ये बता रहा है काश मैंने स्विमिंग सीखी होती जब मैं क्या था, यंग था, यानी इस सिचुएशन में वो क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, वैसे ये इसका किस में जाएगा, ये आपका जाएगा सब्जेंटिव मूड में। ठीक है, जिसमें हम विश करते हैं, और ये जो काम है ये पास्ट में हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो सिचुएशन में हम यहाँ पे लिखेंगे आई विश आई हैड लर्न्ड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हैड। नाउ स्टूडेंट्स, होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये मोर देन इनफ है, बाकी आप टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी लगा सकते हैं, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, स्टेनो, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आपने टेंस अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इस लेवल के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो मोर देन इनफ है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या कोर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।